नमस्कार, मैं स्मृति वन से अर्चना। और आज की हमारी हरेला यात्रा जो है वो पहुंची है स्मृति वन अस्थल गांव माल देवता। और आज का अवसर बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77 साल हमें हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। और यूँ तो हम रोज़ ही आपके साथ लाइव आते हैं, रोज़ ही बातचीत करते हैं धात की ओर से, लेकिन आज की जो बातचीत रहेगी वो विशेष रहेगी क्योंकि हम कोशिश करेंगे हमारे जो साथी हैं उनसे हम बात करें। हरेला के बारे में तो हम करते ही हैं, लेकिन आज विशेष करके आज़ादी जो हमारी है, भारतवर्ष की है, जो देश बदला है 77 सालों में, तो हमारे लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। क्योंकि हम में से बहुत कम लोग होंगे शायद, या शायद कोई भी नहीं है जो भी 77 साल का भी हो, तो यानी आज़ादी और गुलामी हम में से बहुतों ने देखी नहीं है। हमने सीधे आज़ाद भारत को देखा है, आज़ादी को मिलते हुए नहीं देखा, गुलामी नहीं देखी। तो हमारे लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी है और मुझे लगता है उतने ही दिलचस्प इसके जवाब भी होंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे साथ श्री लोकेश नवानी जी हैं, धात के अध्यक्ष, और हम सब में सबसे वरिष्ठ साथी भी हैं। तो सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके लिए आज़ादी, जो आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने लेकिन गुलामी देखी नहीं है कि गुलामी क्या होती है, हमने सीधे आज़ाद भारत में जन्म लिया है। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी का जो अर्थ है मेरे संदर्भ में, जो आम आदमी है देश के निर्माण में उसकी सहभागिता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज़ादी का एक और अर्थ है आत्मानुशासन। अगर हम अनुशासित नहीं होंगे तो हम इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहे हैं। हमें विचार के स्तर पर भी अनुशासन को बनाए रखना है। आज़ादी एक ऐसा शब्द है कि जिसको सब लोग अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वो किसी भी अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वैचारिक अतिवाद का शिकार हो जाते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं। देश का अर्थ ये नहीं है कि उसको आप मनचाहे ढंग से चलाएं। यह भी उसका अर्थ नहीं है कि उसके 1000 नेता हो जाएं या 1000 लोग नेतृत्व करें, क्योंकि नेतृत्व एक ही करेगा, क्योंकि वो सिस्टम का भाग है। हम कई बार समझते हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं। दरअसल वो तो प्रतीक है उस व्यवस्था सिस्टम के शीर्ष का। लेकिन हमें व्यक्ति के रूप में या उस रूप में उसकी आलोचना न करके उस आज़ादी को इस अर्थ में लेना है कि हम उसके निर्माण में, उसके विचार में एक इफेक्टिव जो भूमिका होती है उसका निर्वाह करें। मैं इसी रूप में इस भारत देश को देखता हूँ, इसी समाज को देखता हूँ और राज्य को देखता हूँ। और सर, थोड़ा सा मैं आपसे 2 लाइनों में ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम 77 सालों की बात करें तो आज देश, चाहे हम अंतरिक्ष में कहें, खेल कूद में कहें, टेक्नोलॉजी में कहें, बिजनेस में कहें, इकनॉमी से लेकर हर चीज़ में बहुत तरक्की देश ने की है 77 ही सालों में। बहुत लंबा अरसा नहीं होता अगर हम एक देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, और जिस कंडीशन में था जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक। तो इसे सर आप किस तरह से देखते हैं और किस तरफ देश जा रहा है, कैसा आपको लग रहा है वो सब देख के? दरअसल इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जो आज़ादी के समय भारत एक गरीब देश था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ के लगभग है। तो ये हम पश्चिम में कहते हैं ना, उसने बड़ी तरक्की कर ली, वहाँ साफ़ सुथरी सड़कें एटसेट्रा 100 बातें कहते हैं। 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, तो सरल कार्य नहीं है। हमारी शिक्षा ये भी हर जगह तक नहीं पहुंची। हमारे यहाँ गरीबी का उन्मूलन नहीं हुआ। जीवन के बहुत सारे स्तर हैं। भारतीय समाज की अपनी विद्रूपताएं और विसंगतियां हैं, ये धीरे धीरे हटते हुए, जिसे कहते हैं समाज निर्माण का काम, देश के निर्माण का काम आज भी चल रहा है।
और हमें पश्चिम के बराबर आते आते अमेरिका अगर आज एक ऐसा देश बन पड़ा है तो वो हमसे कई सौ साल पहले आज़ाद हुआ था। और अगर आप कैलिफोर्निया का संघर्ष पढ़ें, उसमें क्या करते थे, जितने ये आज माफियावाद, ये गुंडावाद, ये सब वहाँ से चलकर फिर इस तरह की सोसाइटीज में प्रवेश किए, वो समाज सभ्य हो गया। और जो विकसित और अर्धविकसित या विकासशील समाज हैं उनमें ये द्वंद्व, विद्रूपताएं और विसंगतियां भी मौजूद हैं। जब तक हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, सब एजुकेटेड नहीं होते, सब समान नहीं होते, जब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं होती, तब तक हमें मानकर चलना है कि ये देश जो बढ़ रहा है, इसके जो अपने द्वंद्व हैं, जो आजकल जो चल रहा है, मैं इसे बहुत साल से देखता हूँ कि हमारे अपने द्वंद्व हैं, समाज के द्वंद्व हैं जो हमारे बीच में ये चल रहा है। ये कोई वैसी बात नहीं कि इस पर फट से टिप्पणी कर दो। ये सामाजिक अध्ययन के विषय हैं, ऐतिहासिक अध्ययन के विषय हैं, उसके बाद ही सही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा देश एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसे पाने में अभी 50 से 100 साल और लगेंगे। जी बिल्कुल, तो एक बेहतर दिशा में देश बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ तन्मय ममगाई जी हैं, सचिव धात के। उनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि उनके लिए, क्योंकि वो उत्तराखंड आंदोलन के साक्षी रहे हैं, तो भले ही वो देश की आज़ादी ना रही हो, लेकिन एक राज्य के लिए वो आज़ादी की लड़ाई जैसा ही कुछ था, तो उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? दरअसल में आज़ादी के मायने जैसे भगत सिंह ने कहा था कि जैसे हम आज़ादी अब अंग्रेज़ों से आज़ादी समझ रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी लेयर्स थी हमारे जीवन में जिनको कि तोड़ा जाना ज़रूरी था। अगर हम वास्तविक रूप से सबसे आदर्श समाज की परिकल्पना करते हैं तो उसमें ये सवाल भी है कि जो महिलाएं हैं उनकी सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति कितनी है, उनकी सार्वजनिक जीवन के निर्णयों में उपस्थिति कितनी है। हमारे तमाम जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसमें महिलाओं की उपस्थिति कितनी है। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि महिलाओं ने एक बहुत बड़े दौर में वो कतई हाशिए पर गई हैं, तो इसलिए उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। समाज में एक बहुत बड़ा भेदभाव जाति के स्तर पर आज भी मौजूद है, उस दौर में मौजूद था। बहुत सारे जड़ताएं टूटी हैं, लेकिन उन जड़ताओं को तोड़ने की ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और हम ये कह सकते हैं कि पिछले 75 वर्षों में बहुत सारी जड़ताएं टूटी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर और काम किया जाने की ज़रूरत है। हमको सुनिश्चित करना होगा कि जो आखिरी आदमी है, जो आखिरी स्त्री है, क्या वो मुख्य धारा के जीवन में शामिल है, क्या मुख्य धारा के निर्णय के में उसकी हिस्सेदारी है। ऐसे तमाम सवाल शासन के स्तर पर तो बहुत बात की बात है, लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन में देखें, हम हमारे आम समाज के जीवन में देखें तो हमारा जो किसी व्यक्ति को देखने का नज़रिया है, मैं आज़ादी को इस तरह से देखता हूँ कि हम किसी जब व्यक्ति को, सामने वाला को देखते हैं तो कैसे देखते हैं उसे। क्या हम उसको देख कर के हम इंसान समझते हैं, या पहले हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, स्त्री, या और इस तरह से हमारे आग्रह उसको लेकर काम करते हैं। जब तक हमारा विचार किसी इंसान को इंसान समझने न लगे और हमारे देश का हर आदमी, हर इंसान को इंसान समझ कर के उसकी तरफ देखे ना, तब तक हम आज़ादी हमारी वास्तविक नहीं है। जब तक हमारे आग्रह हैं किसी भी धर्म जाति को लेकर के, तब तक हम किसी न किसी कैद में हैं। वो धर्म की कैद है जो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़बड़ाती है, उसके अंदर द्वेष बढ़ती है, दिन रात उनके दिमागों में जहर भरा जाता है, और जो दंगे होते हैं वो उसका प्रतिफल है। लड़ते तो बहुत छोटे लोग हैं, बड़े लोग अपने ऐसी कमरों में रहते हैं, लेकिन छोटा आदमी बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इसलिए स्त्रियों को लेकर के जो एक सामान्य पुरुषों की धारणा है, मैं आप देखता हूँ कि एक बेहतर बात ये हुई कि सार्वजनिक जीवन में स्त्रियाँ बहुत आई हैं, ऑफिसों में, नौकरियों में। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो धारणाएं टूटी हैं और समाज ने सीखा है कि उसको स्त्री की उपस्थिति में कैसे रहना है। ऐसा ही धर्म के साथ भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हमारे ऑफिसों में धार्मिक रूप से बहुत एक तरफा मामला है, बहुत कम उपस्थितियाँ रहती हैं। तो इसलिए हम उन लोगों के जो हमारे से जो दूसरे धर्म है उनको लेकर हमारी धारणाएं नहीं बन पाती हैं, हम उनको नहीं समझ पाते हैं, जातियों को नहीं समझ पाते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताऊँ कि मेरे दादाजी इस बात पर बहुत नाराज़ हो गए थे एक बार कि मेरी दीदी की शादी किसी दूसरे शहर में होने लगी।
तो चढ़ताएं तो शहर को लेकर के भी थी, धर्म को लेकर के थी, खंड को लेकर थी, तो वो टूटनी चाहिए। इसलिए एक समावेशी समाज के लिए ज़रूरी है कि हर जगह पर हर व्यक्ति के, हर धर्म के, हर जाति के, हर जेंडर की उपस्थिति हो। और अगर हमने एक ऐसा समाज बनाया जब हम किसी व्यक्ति को एक उन्मुक्त रूप से व्यक्ति के तौर पर, इंसान के तौर पर देखने लगेगा हर इंसान, तो वो आज़ादी वास्तविक आज़ादी। तो बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, मेरा भी कहीं ना कहीं वही मानना है, और उसमें थोड़ा सा और मेरा ये सोचना है कि मेरे लिए आज़ादी का ये हो जाता, मतलब मायने हैं कि मुझे लगता है पहले हम आज़ाद हों खुद से, जो खुद के दिमाग में, अगर मैं एक महिला हूँ तो महिला होने के नाते समाज ने जो मेरे लिए बंदिशें रखी हैं, मेरे लिए लाइंस बनाई हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, और मुझे उस सोच से आज़ाद होना है, क्योंकि मुझे बचपन से वो सिखाया पढ़ाया जा रहा है। तो अगर मैं वहाँ से आज़ाद हूँ, यानी मैं खुद के अंदर पहले खुद को आज़ाद कर दूँ, फिर मैं शायद बाहर निकल करके दूसरी आज़ादी की बात कर सकूँगी। वो मुझे लगता है हर किसी के लिए है। और हमारे साथ नीना जी हैं स्मृति वन से, तो आपके लिए मैम आज़ादी के क्या मायने? अर्चना, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। जैसे सबसे पहली आज़ादी तो हमें अपने आप को आज़ाद करना है। और मेरा चूँकि मैं धात से अभी बहुत ज़्यादा टाइम, मुझे 2-3 साल ही जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं पूरी तरह से एक गृहस्थ जीवन जी रही थी, लेकिन मैंने उस समय भी अपने विचारों को जो है बिल्कुल आज़ाद रखा। और आज़ादी का मतलब ये भी है कि हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचानें। हमारी बात अगर नहीं भी सुनी जा रही है, लेकिन उस बात को, अपनी बात को कहना, परिवार में हो, चाहे आप घर से बाहर हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, अपनी बात को रखना भी एक बहुत बड़ी आज़ादी का सूचक है ये। और पर्सनल रूप में जो अगर देखा जाए तो मेरे लिए आज़ादी का मतलब है जिम्मेदारी लेना। क्योंकि जैसे तुमने कहा भी कि हमने जो है इतनी त्याग के बाद, इतने बलिदान के बाद ये आज़ादी मिली है, हम उसको बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हम उस समय थे नहीं। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें उसे समझना चाहिए। और इस आज़ाद भारत को हम किस तरह से समृद्ध कर सकते हैं, हमारी छोटी छोटी सी जिम्मेदारियों को अगर हम निभाएं, ज़रूरी नहीं कि हम किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं, वहां पर तब अपनी जिम्मेदारियों को हम सोचें कि हम बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तब करेंगे। नहीं, हम अपने बिल्कुल पर्सनल स्तर पर भी हम इन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। उसमें जैसे कि हम धात से ही जुड़े हैं, हम यहाँ पे भी कोशिश, हमारी कोशिश जो है ये रहती है कि हम समाज के एक भाग को जागृत कर सकें और अपने विचारों उन तक पहुंचाते हैं। तो मेरी छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां रहती हैं। मैंने जो पर्यावरण के क्षेत्र को चुना है, तो उसमें यही है कि जगह जगह हम पेड़ लगाते हैं, या मतलब बहुत छोटी छोटी कोशिशें हैं। मैं अपने घर में करती हूँ कि क्या कहते हैं इसको, जैसे पानी है, पानी को बचाना है। मतलब ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो हमारे देश को मजबूत बना सकती हैं, इस पर्यावरण को साफ रख सकती हैं। मैंने इस तरफ अपनी जिम्मेदारी को चुना है। और हम अपने घर से अपने बच्चों को एक सभ्य नागरिक बना सकें, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे एक आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने में ये सब भूमिकाएं निभाएंगी। तो यही मेरा उद्देश्य भी है और छोटी छोटी कोशिशें मैं करती हूँ। और धात में मैं आके मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा इसमें फैलाव मिला मेरे को अपने विचारों को क्रियान्वयन में लाने का। इसके लिए धात का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद मैम। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि आज़ादी के मायने सिर्फ आज़ादी इंजॉय करना नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। हम एक अच्छे नागरिक बने, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, जो भी हम नौकरी करते हैं उसे ईमानदारी से करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, देश की इकनॉमी में पार्टिसिपेट करें। तो वो सब भी कहीं ना कहीं देशभक्ति है, आज़ादी है, और वो उतनी महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा कदम भी। हमारे साथ DC नौटियाल जी हैं, धात के उपाध्यक्ष। उनसे भी मैं जानना चाहूँगी, सर आपने भी उत्तराखंड आंदोलन का एक दौर देखा है, उस आज़ादी के भी आप भागीदार रहे हैं, उस जंग के। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? नमस्कार, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अर्चना जी ने ये सवाल किया है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम बचपन से ये किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश की जब बात करते हैं तो कृषि अधिकतर हमारे सीधे सीधे हम गाँव की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं कि आज गांव की जो हालत है वो ये होगी कि उसमें गांव में लोग बिना
उनके खेत बंजर लगातार होते जा रहे हैं। और उसका मेन कारण मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो हम कृषि से विमुक्त होते जा रहे हैं, या हमारी कुछ जो गांव की सोच होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद कि हमारे गांव उत्पादक बने, वहाँ से हमारी जो आर्थिकी है वहाँ से चले, तो उस आर्थिकी को एक प्रकार से हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। और उस आर्थिकी से हमारी कहीं ना कहीं महिलाएं भी जुड़ती हैं। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले कि हम आज़ादी के उसमें अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी हमारी योजनाएं बने वो गांव को केंद्र में रख करके अगर योजनाएं बनेंगी, वहाँ के लोग अगर सशक्त होंगे, उनको वो सुविधाएं जो शहर में हम लोग ले रहे हैं, अगर वो सुविधाएं गांव में उनको जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं, वहाँ उनको चिकित्सा की सुविधाएं, उनको वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं, ये सब अगर मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम आज़ादी के उसमें 77 साल में भी अभी अपने आप को पूरी आज़ादी में नहीं कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और साथ साथ में ये सब चीज़ें जब हम आज़ादी की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे आयाम हमने पार किए हैं। आज तो बल्कि खुशी का विषय ये भी है कि जो हमारा चंद्रयान अभी भेजा गया था वो 23 अगस्त को वहाँ लैंड करना था, 13 जुलाई को छोड़ा गया था, और मुझे लग रहा है कि आज 15 अगस्त के अवसर पर ही वहाँ पर लैंड हो रहा है। ये इसरो के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गांव को केंद्र में रख करके ही जब उत्पादकता की बात होगी तभी हम सशक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब गांव मजबूत होंगे और कृषि प्रधान देश का नारा जो हमारा पहले से होता आया है वो तभी मजबूत होगा। यही आज़ादी के इस अवसर पर मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आज़ादी का मतलब है गाँव को पिछड़ेपन से आज़ादी, गाँव की असुविधाओं से आज़ादी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो वहाँ भी आज़ादी की दरकार है। और हमारे साथ शांति प्रसाद जिज्ञासु जी हैं, और क्योंकि वो कवि हैं तो मेरा आग्रह रहेगा 2 पंक्तियाँ ज़रूर वो अपनी बताएं, सुनाएं। और साथ ही उनके लिए, क्योंकि कवियों के लिए हर चीज़ ज़्यादा गूढ़ होती है, जो हम हल्की नज़रों से देखते हैं, ऊपरी तौर पर देखते हैं, वो गहराई में जा कर के उस चीज़ को देखते हैं। तो आपके लिए सर आज़ादी के क्या मायने हैं? धन्यवाद अर्चना जी। आज़ादी आपने कही तो आज़ादी के वैसे बहुत सारे आयाम आपने सुन लिए, देख लिए। आज़ादी मुझे लगता है कि केवल ये नहीं कि देश आज़ाद हो गया तो हम आज़ाद हो गए, नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम सड़क पर भी जा रहे हैं और कोई पुलिस हमें टोकती है तो वो हमारी आज़ादी नहीं है। इसका मतलब पुलिस ने क्यों टोका, सवाल उस बात का नहीं। सवाल ये है कि आपने कुछ रॉन्ग किया है इसलिए पुलिस ने आपको टोका है। अगर आप ट्रैफिक रूल इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी आज़ादी को समझते हैं हुए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो आज़ादी है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी आज 76 साल कंप्लीट हो गए, 77 में हमने प्रवेश किया है। आज़ादी हमारे घर से शुरू होती है। अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबरों को अगर हमने कहा कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वहाँ नहीं जाना, तुमने ये नहीं खाना, तो किस बात की आज़ादी है? आज़ादी ये है कि वो 4 मेंबर हैं, उनको लगे कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। बेटी अगर कहती है ऐसे करना है तो उसके अगर लगता है कि ठीक है तो आज़ादी दी जानी चाहिए। बेटा कहता है फलां काम करना, अगर लगता है कि ठीक है तो आज़ादी दी जानी चाहिए। और जब ये आज़ादी आप बच्चों को देते हैं तो मुझे लगता है कि आज के बच्चे हमसे बेहतर समझ रहे हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि जहाँ हमारी सोच खत्म हो रही है वहाँ से बच्चों की सोच स्टार्ट हो रही है। हम बहुत पीछे के दौर में जी रहे हैं, बच्चे नए दौर में जी रहे हैं, और आज बच्चों की वजह से हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आज़ादी, अगर आप पत्नी को मान लिया केवल आपने ये कहा कि भाई शादी हो गई है और वो केवल आपके लिए खाना बना रही है, आपका घर देख रही है, तो कायदे में तो उसको आज़ादी नहीं है। उसकी आज़ादी, उसके वो टेस्ट भी पूछना पड़ेगा कि आखिर आप कुछ करना चाहती हैं, और अगर वो किसी काम के लिए अगर अपने आप को महसूस करती हैं तो ये आज़ादी दी जानी चाहिए। और जिस दिन हम ये आज़ादी देते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आप उस आज़ादी को जो अंग्रेज़ों से हमें मिली है उस गुलामी से निकल करके हम आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं और आगे हम तरक्की करना चाहते हैं। रही बात आपने कहा कि आज़ादी की, तो धाद में मेरा आने का जो कारण था, मैं बहुत साल तक 22 साल तक मैं बिना गुरु के रहा हूँ। मैं 22 साल पहले से अखबारों में छपता रहा हूँ, कविताएं आती रही हैं, लेकिन गुरु नहीं था मेरे पास। अब गुरु नहीं था तो क्या करें, मुझे पता भी नहीं था कि गुरु कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, किससे बात होगी।
तो प्रकरण आ जाता है, एक अनिल दसमाना जी मेरे ऑफिस में थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा तुम कविता तो अच्छी लिखते हो, लेकिन क्या धात को जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जानता। कि यार ये अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, धात वाले तो जगह जगह जा करके जो है वो कविता पाठ की बात करते हैं और लोग भाषाओं की बात करते हैं, अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और तुम कैसे व्यक्ति हो कि धात को नहीं जानते? लोकेश नवाज जी को जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जानता। भाई तो ऐसा है कि तुम एक बार उनसे मिलो तो तुम्हें लगेगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं उनसे कई दिन बातचीत हुई, भले वो नहीं आ पाए मेरे साथ, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने कहा तुम खुद जाओ, उनसे बातचीत करके आओ। अब मुझे लगा कि लोकेश नवानी पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा, मेरे से बात भी करें ना करें, उनका क्या एटीट्यूड है क्या है। मैंने अपने मन में कई सवाल थे, लेकिन एक दिन हिम्मत की और मैं पहुंच गया नवानी जी के घर पर। तो वक्त की बात है, नवानी जी के घर पे जाकर के उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि सर नवानी जी का घर बता देंगे कहाँ पर होगा? तो तब तक इनका फ़ोन आ गया, कहने लगे, तो पहले फ़ोन पे बातचीत हुई, बाद में वो कहने लगे हाँ क्या पूछ रहे थे आप? मैंने कहा सर वो नवानी जी का घर पूछना था, कहाँ है उनका घर? बोले हाँ मैं ही हूँ नवानी। बोलो क्या बात है? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो धाद में मेरा आने का जो प्रयोजन था वो सफल इसलिए हुआ कि धाद में मुझे आज़ादी मिली। धाद केवल ये नहीं कि आपका एक एजेंडे पर काम नहीं करता है, कि आपका केवल एक एजेंडा है और उस पर सबको काम करना नहीं। धाद के डिफरेंट टाइप के एजेंडे हैं। लोक भाषा का एजेंडा अलग है, तो हिंदी साहित्य का एजेंडा अलग है, तो नाटक का अलग था, तो अलग अलग चीज़ों का साहित्य उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अलग था, मतलब बहुत सारे एजेंडे थे। तो मुझे लगा कि नवानी जी एक ट्रैफिक पुलिस के जैसे काम कर रहे हैं कि जो भी आता है बोलो भाई क्या इच्छा है तुम्हारी, कि मैंने कहा सर मुझे तो लोक भाषा में काम करना, तो ठीक है लोक भाषा के लोग ये हैं, इनसे संपर्क करो। और जो जो इनके पास जिस ढंग से आता है उन्होंने लोगों को उस ढंग से गाइड किया कि आप फलां व्यक्ति के पास जाओ। मान लिया किसी ने कहा मैं रंगमंच पर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने रंगमंच के अध्यक्ष सचिव जो थे पूरा मंडली उससे बातचीत करवाई, मेरे लोक भाषा वालों से बातचीत करवाई, और आज मैं जहाँ हूँ जिस स्थिति में हूँ ये धाद का प्रताप है, नवानी जी का आशीर्वाद है जो यहाँ पर आज आपके सामने मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। तो रही बात आपने कविता की करी, तो 4 लाइन आपको सुना देता हूँ। जिस कविता से नवानी जी से मेरी दोस्ती हुई थी, दोस्ती तो क्या हुई लेकिन एक शुरुआत हुई, और आज वो शुरुआत आप देख रहे हैं कि किस चरम पर है। कविता थी कि गढ़वाली में है, कविता है कि कैन फूल इले निभुतनी कि बरखा अब हो न हो, कैन फूल इले निभुतनी कि बरखा अब हो न हो, मिंत फूल बूत देनी बरखा अब तो हो न हो। लोगुन डाला इले नहीं लगे नहीं कि यहाँ का फलम खा नहीं खा, लोगुन डाला इले नहीं लगे नहीं कि यहाँ का फलम खा नहीं खा, मिंत डाला लगे देनी यहाँ का फल मिनी खो क्वीत खाओ। और धन्यवाद। और दुख माँ क्या का क्वी नहीं आंदू वे का आंदू जू क्या का जो, दुख माँ क्या का क्वी नहीं आंदू वे का जांदू जू क्या का हो, और मैं तो सबों का दुख माँ जानू मेरा दुख माँ कोई और नहीं हो, मैं तो सबों का दुख माँ जानू। तो बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपन मौका दे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, और बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने की। एक जो बहुत बड़ी बात आपने कही कि निर्णय लेने की आज़ादी, जो शायद सबसे बड़ी आज़ादी है, और चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कोई जाति के लोग हों, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, जो भी शोषित हैं समाज में, जिन्हें पिछड़ा हुआ रखा गया है, जिन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी आज़ादी तो सबसे पहले निर्णय लेने की ही आज़ादी होती है। और अगर वो आज़ादी हासिल हो गई तो फिर वो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं कहीं ना कहीं। और जो दूसरी सर आपने बहुत अच्छी बात कही कविता के माध्यम से कि डाले तो हम लगा देंगे चाहे हम उसके फल खाएं ना खाएं, और यही सोच जिन लोगों ने अपनी जान देकर अपना खून पसीना बहाकर हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने यही सोचा, क्योंकि आज़ादी के बाद उनमें से कई लोग रहे नहीं रहे, लेकिन उस आज़ादी का आनंद हम आज भी ले रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा संदेश है। और हमारे साथ वीरेंद्र खंडूड़ी जी भी हैं, और उनसे भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम माइक पे आते हैं, लेकिन आज हमने उन्हें घेर लिया है और आज दिन भी बनता है। और वो खुद ऐसे संस्थान से हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत ही कहेंगे, क्योंकि हमारे सैनिकों को वो सहायता प्रोवाइड करते हैं। तो सर आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? नमस्कार। वैसे तो सबने काफ़ी बातें कह दी हैं आज़ादी के। मैं सोचता हूँ कि जैसे बहुत पहले एक नारा जैसा रोटी कपड़ा और मकान, तो वो अभी मतलब सबको खाने के लिए
रहने के लिए, वो मतलब एक बेसिक नीड्स जो है वो एक बिल्कुल नीचे से लेकर आदमी को जो है मतलब मिलनी चाहिए। दूसरा है कि कानून और शिक्षा और रोजगार, ये तीन चीज़ें जो हैं मतलब जो है सबके लिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे वो मतलब एक बिल्कुल किसी भी कैटेगरी का है, जो हमारे भारत का नागरिक है, उसके लिए जो आज़ादी जब मिलेगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अक्सर ये दुखद बात भी हो सकती है, मतलब इस समय कहनी चाहिए कि ये गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब समाज में एक गैप जो है वो बढ़ रहा है। और इसको मतलब अगर ये हम कम से कम शिक्षित बनाने में सबको जो है एक वो करें। दाद इसमें अच्छा काम कर रही है, मतलब सभी लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो कार्य है वो तो प्रशासन और उसका है, लेकिन हम ये है कि अगर जब हम धार लगाएंगे तो इसका असर होता है और हो रहा है वैसे ऐसा, मतलब तो इसलिए ये सबसे अहम है, मतलब मैं इसे समझता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही आपने कहा कि समाज का एक वर्ग वो भी है जिनके लिए जो बेसिक्स है, रोटी कपड़ा मकान भी क्या, एक छत हम कह लें, वो उनके लिए आज़ादी है। अगर वो उनके पास है तो वो खुद को महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, और उनके लिए कहीं ना कहीं वही एक आज़ादी है। हमारे साथ सुशील पुरोहित जी हैं और हमेशा अपनी बातों को लेकर के वो बहुत मुखर रहते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, पेशे से वकील भी हैं। तो सर, क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं, स्मृति वन से जुड़े हैं, पेड़ पौधों से आपको खासा लगाव है, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? क्योंकि आप नेता भी रहे हैं एक समय में, तो आपके लिए निश्चय कोई विशेष, मुझे लगता है, बात निकल करके आ जाएगी। धन्यवाद अर्चना। पहले तो दाद के सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि मेरी स्वतंत्रता कहाँ तक है, तो उसमें उत्तर ये था, आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। तो जो भारतीय संविधान है उसका भाग 3 को अगर हम देखें, जो मौलिक अधिकार उसमें दिए गए हैं, शायद दुनिया के किसी संविधान में इतना विस्तृत रूप से मौलिक अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। विशेषकर जो अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, शायद इतना विस्तृत रूप अधिकारों का भारत किसी भी संविधान में नहीं है। लेकिन वही बात जो तन्मय भाई कह रहे थे कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करें, कहां तक करें। मेरा शुरू का वाक्य था कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। तो जैसे हम धर्म की अभी बात कर रहे थे, संविधान कहता है कि अंतर्मन की स्वतंत्रता, जो मेरा अंतर्मन माने मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा। लेकिन अभी मैं उन जगहों का नाम नहीं लूंगा, उन घटनाओं का नाम नहीं लूंगा जो अभी वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में घटित हुई है। क्या जो आजादी के लिए जो लोग लड़े, उन्होंने ये दिन की कल्पना करी थी कि हिंदुस्तान में आजादी के 76-77 सालों में लोग इन दकियानूसी बातों पर लड़ते रहेंगे? एक नाटक मैंने देखा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर ही वो नाटक था, लेकिन वो पहले था। तो इफ्ता के साथियों ने करा था, उसमें महात्मा गांधी हिंदुस्तान की हालत को देखते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक कहते थे भगत, कि एक दिन ये हिंदुस्तान गोरे अंग्रेजों के हाथ से निकलकर काले अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। और आज वस्तु स्थिति, शायद जो परिदृश्य हमारे चारों तरफ दिखने में आ रहा है कि हमारे अपने ही लोग ये जो देश की एकता है, अखंडता है, इसको अक्षुण्णता को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो हमारा ये मकसद है कि जिन सामाजिक सरोकारों, जिन दायित्वों के साथ हमें खड़े होना चाहिए समाज के साथ, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। इसी के साथ पुनः आपको शुभकामनाएं।
बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। और निश्चय ही जैसे आशा थी, आपने कुछ टेक्निकल जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है उससे पहले हमारी कुछ ड्यूटीज भी उसमें लिखी गई है, तो मुझे लगता है पहले वो पन्ना पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें अधिकारों पर आना चाहिए, ये ज़रूरी है जी। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। हमारे साथ विश्वास गुप्ता हैं जो अभी एक विद्यार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वास, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और आपने ना उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई देखी है ना आज़ादी, तो खैर बहुत पहले की बात थी, लेकिन फिर भी एक सामाजिक संगठन से आप जुड़े हैं, कई अवसरों पर आप आते भी हैं, तो आपके लिए आज़ादी के, एक युवा होने के नाते आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? नमस्कार सभी को। मेरे लिए आज़ादी के जो मायने हैं, देश आज़ाद तो हो गया है, पर मेरे लिए जो आज़ादी के मायने हैं वो असल में देश तब आज़ाद होगा जब नारी के लिए अबला और बेचारी शब्द का प्रयोग करना हम बंद कर देंगे। और इसी से संबंधित मैंने 4 लाइन भी लिखी थी, तो मैं चाहूँगा कि मैं बोल दूँ आज कि क्षीण नहीं, अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है, जोश भरा लिबास रूप कहीं नहीं छुआ है, और योद्धा बनी वह हर परिस्थिति में, उसके होने से जीवन में जान है, झंकार है उसकी पायल से, नहीं तो आंगन सूना और वीरान है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद विश्वास। और बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। और आज़ादी कहीं ना कहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए आज़ादी एक बहुत अलग बात होती है, अभी भी हम लोग आज़ादी के लिए लड़ ही रहे हैं, हमारी लड़ाई जारी है। शुभम हमारे साथ हैं जो एक रेडियो जॉकी है और बहुत अच्छी मीठी इनकी आवाज़ है। शुभम, आप भी एक स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, रेडियो जॉकी भी आप हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं धात के साथ, तो एक युवा होने के नाते, क्योंकि आपके स्ट्रगलिंग वाले डेज में मानती हूँ, युवाओं का एक स्ट्रगल चल रहा है, सभी का एक उम्र होती है, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? सबसे पहले नमस्कार। मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है, वो थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए सबसे पहले। बहुत बहुत ठीक है। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करता हूँ। वाह, फिर आवाज़ नहीं आ रही, ठीक। तो क्या है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक की बात करता हूँ, उसके बाद आता हूँ टॉपिक पे। कुछ टाइम से मैं जब मैं रेडियो पे शो कर रहा होता हूँ तो क्या होता है कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि ना तू ना हेडफोन लगा के शो कर, तुझे अपनी आवाज़ सुनाई देगी और तेरे को अपनी गलतियाँ पता चलेगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने शो अगर मैं अपनी आवाज़ सुनूंगा तो फिर मैं मतलब हाँ कंफ्यूज हो जाऊंगा और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि कर तू एक बार करके देख ले, कोई बात नहीं, छोटा सा लिंक है, तू करके देख, कोई बात नहीं। तो मैंने उसे लगाया, हेडफोन को लगाया, उसके बाद मैंने शो किया। इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी ना मेरी इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी, मतलब उसके बाद से मैं खुद को सुनने के लिए आतुर रहता हूँ। मतलब मैं प्रशंसक सा बन गया हूँ अपनी आवाज़ का। वाकई अच्छी है आपकी आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ठीक है, इसके बाद में ठीक है, आपने जो आज़ादी के बारे में पूछा था, इसकी थोड़ी सी मैं एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ। बिमल रतूड़ी जी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात, मैं हमेशा बताता हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी गलती से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। क्योंकि मैं उस समय 2014 की बात है ये, तो मैं अपने एक सर के साथ वो भी थोड़ा सा कुछ काइंड ऑफ आंदोलन से कुछ कर रहे थे, कुछ तरह के, तो मुझे उतनी समझ नहीं थी। मैं उनके आंदोलन में ज़रूर शरीक होता था, लेकिन मुझे पता ही था कि वो क्या है, लेकिन मैं शरीक होता था क्योंकि वो जहाँ पे जाते थे मैं उनके साथ होता था। तो 15 अगस्त या फिर हाँ 15 अगस्त के आसपास ही शायद कोई प्रोग्राम होना था गांधी पार्क में। तो मैंने फेसबुक पे देखा और फेसबुक पे किसी व्यक्ति ने शेयर किया हुआ था कि 15 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम है, और हमारे जो मेरे सर थे जिनके साथ मैं काम करता उनका भी वहीं पे था। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जिसका मैंने पोस्ट देखा है तो वो सर का कोई जानकार है। तो बिमल रतूड़ी जी की वो पोस्ट थी, तो मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। देन उसके बाद कुछ टॉपिक्स थे जिन पे वो काम करते थे, जैसे कि मेंटल हेल्थ पे वो काम कर रहे थे। तो फिर मेरे कुछ काम की चीज़ थी वो, तो फिर मैं उनसे जुड़ा, मतलब मैं उनसे पर्सनली मिला भी, फेसबुक फ्रेंड बने, मिला भी। और
तो जैसे कि अर्चना जी भी कह रहे थे स्ट्रगल की बात, तो थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर ही रहा था स्कूल के बाद से कि किस तरीके से मैं सही दिशा में जाऊँ। तो इस बारे में मैंने बिमल भाई से बहुत बात की, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से सहायता करने की। मैं आपको बता दूं कि अर्चना जी से मैं अभी 2021 में मिला हूं धात के ज़रिए, लेकिन उससे पहले मैं उनसे 2014 में मिल चुका हूं, हम बात भी कर रहे थे। तो वो बिमल भाई मेरी कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से जो हो सकता था। उसके बाद 2021 में उनका मेरे पास कॉल आया कि शुभम धात संस्था है एक ना, तो वहाँ पे कुछ काम है, कुछ कॉलिंग वगैरह कुछ काम है, कुछ 1 घंटे का काम है, तू कर लेगा क्या? तो उस समय मेरी काइंड ऑफ मेंटल स्टेट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो वो थोड़ा शायद इस बात को समझते भी थे। तो उन्होंने कहा था कि देख जिम्मेदारी वाला काम है, ऐसा नहीं कि ऐसे कॉल कर दी या जो भी है, जिम्मेदारी वाला काम है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया और तन्मय सर से जब मैं मिला, तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग होनी शुरू हुई, क्योंकि तन्मय सर से जब मेरी बात हुई, उनके चीज़ों को समझने का तरीका, इससे अब तक जो मैंने महसूस किया है तन्मय सर और मेरी जो बातचीत रहती है या वो जिस तरह से भी काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी और भी बाकी लोगों को एक खुलापन दिया है, एक आज़ादी दी है, तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। और हम कितने, अर्चना मैम को भी पता है, हम बात करते रहते हैं एक दूसरे से कि हम बहुत चिल होके बहुत सारे काम, जबकि जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, वो जिम्मेदारी वाले बहुत सारे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, और वो हम थोड़ा सा चिल होके करते हैं, मतलब इतनी टेंशन नहीं होती है। तो ये तन्मय सर ने कुछ एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है, एक ऐसी छूट दी है। मैं पर्सनली भी ठीक है, मैं धात के लिए थोड़ा सा वॉलंटियर करता हूँ, काम करता हूँ कुछ, पर पर्सनली भी मेरे उसमें बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। मुझे पता लगा कि जो आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, उसके बारे में पता लगा। जब विचारों की आज़ादी होती है, थोड़ा सा बंदिशें जब कम होती है, तो आप खुल के और ज़्यादा क्वालिटी वाला काम कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं सोच भी रहा था, लेकिन तन्मय सर का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं पर्सनली उनको कभी कह तो नहीं पाया है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, आज पता नहीं मौका मिल गया तो फ्लो मैंने बोल दिया। तो तन्मय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और बिमल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक थोड़ा सा रास्ता दिखाया कि धात एक संस्था है, वहाँ पे तू ये कर सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज मैं धात के लिए ठीक है काम कर रहा हूँ, पर पर्सनली मेरा बहुत 2 साल हो गए हैं, मुझे लगभग 2 साल होने वाले सितंबर में, बहुत डेवलपमेंट हुआ है मेरे अंदर। बहुत, तन्मय सर भी कह रहे थे कि शुभम जब तू आया था, तब गणेश सर भी कह रहे थे कि जब शुभम तू आया था तो ऐसा था वैसा था। मैंने कहा सर 100% सही कह रहे हैं आप, उस समय में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी, ये भी नहीं वो भी नहीं। और कमाल की बात ये है कि उस समय मैं रेडियो में काम कर रहा था, लेकिन तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अब तो मैं देखो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ माइक पे, सामने कैमरा लगा हुआ है, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी फिर करते हैं बात, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुभम। और बिल्कुल वो आज़ादी हमें मिलती है, और ये भी मैं कहना चाहूँगी क्योंकि सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं, तो आज़ादी के मायने तो बहुत सारे हैं, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, मेरे लिए कहीं ना कहीं आज़ादी का मायना है पहले अपनी सोच में आज़ाद होना। क्योंकि मुझे लगता है जब महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, सरोजनी नायडू लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, राजगुरु लड़ रहे थे, सुखदेव लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सोच में आज़ाद हो चुके थे, वो खुद को आज़ाद मानते थे, इसलिए वो देश को आज़ाद करवा पाए। इसीलिए हमें भी अपनी सोच में पहले आज़ाद होना है। अगर हम यहाँ आज़ाद हो गए तो हमारे आसपास जो भी बंदिशें हैं, जो गुलामियाँ हैं, चाहे वो पैसे की गुलामी हो, वो मानसिकता की गुलामी हो, हीन जो भावनाएं होती है उसकी गुलामी हो, उनसे भी आज़ाद हो पाएंगे। और एक और मेरा आग्रह रहेगा कि आज आज़ादी का दिन तो ज़रूर मनाएं, लेकिन थोड़ा सा संवेदनशीलता भी रखें, ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करें, कानूनों को माने, एक दूसरे के जो भी आपके आसपास जो दूसरे नागरिक रह रहे हैं उनकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ है उनका भी ध्यान रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और आज जितने गर्व के साथ हमने तिरंगा अपनी गाड़ियों में, घरों में, हाथों में लेकर घूम रहे हैं, कल वो सड़कों पर ना दिखाई दे, उसको संभाल कर ज़रूर रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी देशभक्ति है वो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त की ना हो, वो हर रोज़ हो। वही जो मोटिवेशन है वो पर्यावरण के लिए भी हो, वो हमारे आसपास के दूसरे नागरिकों के लिए भी हो। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।